हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर आर के शाक्य फ्रॉम चैनल पीसीएमबी। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक 50 डेज की सीरीज का है वो है बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चैप्टर जो है हमारा बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का। पुरानी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन से रिलेटेड था। ये जो चैप्टर है आपका न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, समझ में आई बात, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो बेटा उसी के हिसाब से अगर मैं बताने की कोशिश करूं, मैं थोड़ा सा रिलेट करूं बेटा इसको, हम जो करने वाले हैं बेटा, क्या हम समझ रहे हैं, क्या हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, पहले मैं वर्ड को थोड़ा समझा दूं बेटा। क्या है वर्ड हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये यूनिट जो है हमारी, वो यूनिट हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट है। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा सा इसका पहले बैकग्राउंड समझा दूं ताकि मैं आपको फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, सारी कंसेक्यूटिव सिस्टम्स को लेते हुए वीडियो सेपरेट बना दूं। आज की वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने से संबंधित बातों के बारे में, सिस्टम के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है बेटा, समझते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला तो वर्ड ये आता है बेटा कि आप ह्यूमन, इंसान किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं, बात समझ में आई। बायो के हिसाब से इंसान क्या है, बायोलॉजी के हिसाब से। तो अगर मैं बोलूं बायोलॉजी के हिसाब से इंसान क्या है, तो बेटा ध्यान से समझ ले। इंसान बायोलॉजी के हिसाब से अगर बोला जाए तो ये वो होते हैं बेटा, इंसान क्या है, सबसे पहली बात जानवर। सबको पता है बेटा ये जानवर क्यों है, क्योंकि जानवर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। कौन से बेटा, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है बेटा वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो होते हैं कैसे बेटा, मोटाइल, वो चल फिर सकते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, कि वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफ। तो ये जो आपके खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और चल फिर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा क्या, जानवर यानी एनिमल्स। अब ये जानवर तो बहुत सारे प्रकार के हैं, इनमें से किस जानवर को इंसान कहेंगे, समझ में आ रही बात, किस जानवर को इंसान कहा जाएगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बेटा क्या, कि इंसान में दो कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, दो कैरेक्टर्स। कोई भी ऐसा जानवर जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स पाए जाएं, इसको हम इंसान कहते हैं। जैसे कि पहला कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, पहला कैरेक्टर का नाम है ऑर्थेगनेथोस फेस। बेटा फेस के ना अलग अलग नाम, फेस के अकॉर्डिंग हम जानवरों को अलग अलग नाम देते हैं। इंसान के फेस को हम ऑर्थेगनेथोस बोलते हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ ह्यूमंस होते हैं उनके लगभग लगभग फ्लैट फेस है और नोज आगे को निकला हुआ है। फेस लगभग फ्लैट और नोज आगे को निकली हुई है, यानी हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इनका फ्लैट फेस विद प्रोमिनेंट नोज। ठीक है बेटा, विद प्रोमिनेंट नोज। तो हम सबकी लगभग फ्लैट फेस होती है और नोज आगे को निकली हुई होती है। तो ये आपके गधे, घोड़े, हाथी, इन सबका देखो उनका मुंह आगे को निकले हुए होते हैं आपके, समझ में आई बात। गधे का देख लो, घोड़े का देख लो, बकरी का देख लो, भैंस का देख लो, गाय का देख लो, मुंह आगे को निकले, वो ऑर्थेगनोथोस नहीं है, उनका फ्लैट फेस नहीं है। तो एक तो हो गया ऑर्थेगनोथोस फेस। दूसरा क्या होता है बेटा, इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बेटा इसका वर्टिब्रल कॉलम होता है, उस वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम देखें तो उसके अंदर हैव फोर कर्व्स। बेटा दोनों चीजें जिसमें है, दोनों चीजें जिसमें है, ठीक है ना। मैं बायोलॉजी के हिसाब से इंसान की डेफिनेशन दे रहा हूं, यही हिंदी साहित्य के हिसाब से इंसान कुछ और हो जाएंगे। समझ में आई बात नहीं आई, कोई और स्ट्रीम ले लो उसके हिसाब से कुछ और हो जाएंगे। मैं बायोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं इंसान किसे कहते हैं। तो इंसान उसे कहते हैं जिसका फ्लैट फेस और प्रोमिनेंट नोज हो और जिसके अंदर चार कर्व्स पाए जाए उसके वर्टिब्रल कॉलम में। जैसे गर्दन अंदर को, पीठ बाहर, कमर अंदर को, हिप बाहर। आप देख लो चार कर्व्स हमें दिखाई दे रहे हैं बेटा, चार कर्व्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये चार कर्व्स जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं इंसान यानी ह्यूमन। आगे बात समझ में। दूसरी बात अगर हम करें बेटा तो क्या है, दूसरा जो वर्ड आ रहा है बेटा वो वर्ड आ रहा है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो बेटा फिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ दिखाई दे रहा हमें, एक फिजिक और एक वर्ड लॉजी। यहाँ पे फिजिक का मतलब है बेटा बॉडी पार्ट्स, यहाँ फिजिक का मतलब है आपके बॉडी पार्ट, और लॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। सही है ना। अब यहाँ पे जो बॉडी के पार्ट है, इस यूनिट में हम उन बॉडी के पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी पढ़ेंगे बेटा, फंक्शंस। तो अगर मैं बोलूं फिजियोलॉजी क्या है, तो ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है बेटा
जो डील्स करती है बेटा किससे, विद स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स फंक्शनिंग, जो बॉडी के पार्ट्स की फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो सबको समझ में आ गया बेटा। तो आपका फिजियोलॉजी क्या होता है समझ में आ गया बेटा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है सबको क्लियर हो गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंसान के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बार किसने स्टार्ट किया था बेटा, 3 साइंटिस्ट हैं। 3 क्या, तुम पहले इस यूनिट के हिसाब से पहले 2 समझ लो आप। 2 साइंटिस्ट थे बेटा, एक था आपके विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को हम बेटा फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी करने की स्टार्टिंग करी थी। कौन से ऑर्गन की, कौन से सिस्टम की सबसे पहले स्टडी करी थी बेटा, तो वो करी थी इन्होंने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो इन्होंने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करी थी, यानी कि ब्लड से संबंधित, हार्ट से संबंधित सबसे पहली बार स्टडी करी थी। और साथ में इनको किसने कंपनी दी थी बेटा, नाम याद रखना, जोहान्स मुलर। ठीक है बेटा, ये वो थे आपके जिन्होंने, दोनों ने साथ में मिलकर सभी ऑर्गन्स की स्टडी करी, सबके फंक्शंस के बारे में स्टडी करी, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का बताया बेटा, इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि कौन सी चीज कहां कैसे क्या चल रही है। अब क्योंकि हमारा जो आज का यूनिट है, वो यूनिट हमारी जो है, जो टॉपिक है वो है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है बेटा, इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करता हूं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर मैं देखूं बेटा, तो मैं सिस्टम के 2 पार्ट कर सकता हूं। पहला क्या होगा बेटा, पहले पार्ट को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी, क्या बेटा, ग्लैंड कह लो या ऑर्गन। और जो दूसरा है हमारा वो क्या है बेटा, वो है हमारा रेस्पिरेटरी, क्या बेटा, ट्रैक। तो दूसरा हमारा क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक। यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको। तो रेस्पिरेटरी ग्लैंड या ऑर्गन, दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो बेटा इस चीज को हम जरा समझते हैं। इसको बताने के लिए मैं आपको जरा समझाऊं बेटा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या हो गया बेटा, लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हो गए बेटा, हमारे लंग्स। और ट्रैक क्या हो गया बेटा हमारा, ट्रैक वही हमारा रास्ता जो हमारे नोज से लेके और कहां तक जा रहा है बेटा, नोज से लेके जा रहा है एल्वियोली तक। नोज से लेके जा रहा है एल्वियोली तक। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपने ऑर्गन लंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लंग्स के बारे में, ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो आप सबको पता है बेटा, लंग्स हमारे इस तरीके के होते हैं बेटा। ये हमारा इस तरीके का, ये आपका ये लंग्स है ऐसे, ये आपके इस तरीके के लंग्स है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो लंग्स की संख्या कितनी होती है बेटा, संख्या होती है 2। इसकी अगर मैं कवरिंग की बात करूं बच्चे, लंग्स की अगर मैं कवरिंग की बात करूं, तो आप सबको पता है बेटा, लंग्स की कवरिंग को हम बोलते हैं प्ल्यूरा। प्ल्यूरा का मतलब क्या होता है, प्ल्यूरा का मतलब होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा का मतलब होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो लंग्स है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है बेटा, अगर हम बात करें तो ये जो कवरिंग होती है ना इसके ऊपर, ये इस तरीके से होती है ऐसे। ये एक लेयर हो गई और ये दूसरी लेयर हो गई। तो आपकी जो कवरिंग होती है बेटा वो कितनी होती है आपकी, 2। आप देखो इसमें एक बाहर वाली कवरिंग है और इसमें एक अंदर वाली कवरिंग है। बेटा ये जो अंदर वाली कवरिंग है इसको बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा, और जो बाहर वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पैराइटल प्ल्यूरा। तो विसरल प्ल्यूरा और पैराइटल प्ल्यूरा, ये आपका विसरा मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्गन। यहां पे जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड आ रहा है विसरा। विसरा मतलब क्या होता है आपका, ऑर्गन। कहानी समझ में आई। तो ये जो ऑर्गन्स, ऑर्गन यहाँ पे कौन सा है, लंग्स। तो लंग वाले ऑर्गन से जो चिपकी हुई लेयर है वो विसरल प्ल्यूरा, और जो इसके बाहर वाली है वो है आपकी पैराइटल प्ल्यूरा। तो इसको हम पैराइटल प्ल्यूरा कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब आपको बात को समझनी है बेटा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बेटा क्या होता है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, और उस फ्लूइड का क्या नाम होता है बेटा, प्ल्यूरल फ्लूइड। क्या नाम होता है बेटा,
प्लूरल फ्लूइड। और यही प्लूरल फ्लूइड क्या करता है बेटा, ये प्लूरल फ्लूइड अवॉइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स। तो दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन जो है ये उसको ये अवॉइड करता है, क्योंकि सांस ले रहे हैं तो ये लेयर्स की वजह से क्या होता है, कम ज्यादा होते हुए ये रगड़ खा सकती है, उससे हीट पैदा हो सकती है, उससे ऑर्गन और लेयर डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए इसको दूर रखना होता है ताकि कितना भी हो ये आपस में रगड़े नहीं। ठीक है बेटा, यहां तक सबको नॉर्मल बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम जरा आगे बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से ये आपके लंग्स को बनाऊं, मैं इस तरीके से ये मैंने एक राइट साइड का और ये मैंने एक लेफ्ट साइड का ऐसे लंग बनाया। ठीक है बेटा, क्या हुआ बेटा, ये हमारा है बेटा राइट साइड का लंग। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है, ये है लेफ्ट साइड का। अब बेटा जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं राइट साइड के लंग्स को देखता हूं तो राइट साइड के लंग्स इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 और 3, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर मैं बोलूं राइट साइड में आपके लोब्स कितने होते हैं, तो लोब्स होते हैं बेटा 3। कौन कौन से, एक हो गया बेटा आपका सुपीरियर लोब, एक हो गया आपका मिडल लोब और एक हो गया आपका लोअर लोब। जबकि लेफ्ट साइड में देखें हम तो लेफ्ट साइड में केवल और केवल दो ही लोब होते हैं। तो यहां पर आपके दो लोब होते हैं, कौन कौन से, एक ऊपर वाला सुपीरियर लोब और एक नीचे वाला इंफीरियर लोब। चीज समझ में आ गई। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें बेटा तो ये देखो तीन पार्ट जो है ये दो लाइनों के द्वारा डिवाइडेड हैं। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं बेटा, इन लाइनों को हम बोलते हैं फिशर। ये जो तिरछा है बेटा इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिशर। होते हैं इसमें दो प्रकार के, एक होता है आपका ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक मतलब तिरछा, जिसको ओ एफ से रिप्रेजेंट किया है यहां पर, है ना ऐसे। और एक होता है ये वाला आपका सीधी लाइन वाला, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर। ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसवर्स फिशर। तो ऑब्लिक फिशर और ट्रांसवर्स फिशर, सही है ना। यहां हम देखें तो यहां पे हमारी फिशर्स कितने हैं, यहां पर फिशर जो है हमारे, वो हमारा फिशर जो है वो है सिर्फ एक। और ये कैसा फिशर है, ये है आपका तिरछा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक फिशर। इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब सुनो बेटा आगे। ये अब जब हम पैदा होते हैं ना तो पैदाइशी हमारा ये जो लेफ्ट लंग्स होते हैं ये थोड़े से पैदाइशी ऐसे कटे हुए होते हैं, पैदाइशी ये कट होता है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये ऐसे कट होता है पैदाइशी इस सॉरी बेटा, ठंडा पानी पी लिया था यार, इस वजह से छींक आ रही है। अब क्या करें, मुझे ठंडा पानी बर्फ का बड़ा नुकसान करता है। ये होता है क्या बेटा, ये होता है आपका कार्डियक नॉच। इस कट को क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक नॉच। तो अगर मैं यहां बताऊं तो ये देखो यहाँ पे क्या कोई कट है राइट साइड में, इसके अंदर कार्डियक नॉच नहीं होता है, इसके अंदर कार्डियक नॉच नहीं होता है, यानी कि ये अब्सेंट होता है। और इसके अंदर कार्डियक नॉच ये बेटा प्रेजेंट होता है। अब देखो इतना कट तो लग ही गया ना, तो जो इतना वजन है वो कम हो गया, इसलिए ये क्या होता है, ये आपका लेफ्ट वाला थोड़ा लाइट वेटेड होता है, ये लाइट वेटेड होता है, समझ में आई बात। और जो राइट वाला होता है आपका ये उससे हैवी होता है। ठीक है बेटा, यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई। अब बात ये आती है यार ये इस तरीके से क्यों होता है, बात ये आती है कि ये इस तरीके का क्यों होता है, ये कहानी समझ में आई ना। तो बेटा आपको समझना है यहाँ पे कट क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट का अपेक्स इसके अंदर जाके फिट बैठ जाए। तो लेफ्ट लंग में ऐसे कट होता है, हार्ट का अपेक्स इसके अंदर जाके ऐसे फिट बैठ जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबको समझ में आ गया मेरे बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आगे। आगे मैं आपको बताऊं बेटा, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक की। मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा कि ये पॉइंट टू पॉइंट वीडियो है, सीधे सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा, समझ में आ रही बात नहीं है। इसकी हर एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, हर टॉपिक की, राइट लंग पे अलग से क्या, लेफ्ट लंग में अलग से क्या, ट्रैक में हर चीजों में अलग से क्या, ये सब आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, फिलहाल आप बात को समझे। देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में अगर हम बात करें तो आप कुछ इस तरीके से समझें कि ये ट्रैक में अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से
ये आपका थोड़ा छोटा बना दूं, है ना, ज्यादा बड़ा बन गया लग रहा है, इतना बड़ा मुंह क्यों हो गया भाई, समझो। अगर हम देखें तो क्या खेल है बेटा, देखो यहां से शुरू करते हैं बेटा। देखो ये अगर नोज है हमारी, है ना, ये हमारी इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऐसे हमारी नोज है यार। इस नोज में बाहर ओपनिंग होती है, ये बाहर की ओपनिंग नजर आती है। इस ट्रैक में इस ओपनिंग का नाम क्या हो गया बेटा, ये बाहर की ओपनिंग है, इसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल नेयर। क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल नेयर। अब क्या होता है, अब ये इतने बीच का ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये जो बीच में गैप है आपका, समझ में आ रही बात नहीं, ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, इसमें जो अगर मान लो उंगली डाले तो इतने बीच में आ जाएगी, तो इसी स्पेस में जहां पे उंगली आ जाएगी इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम नेजल चैम्बर। फिर यहाँ पर अंदर ये ओपनिंग होगी बेटा, इस ओपनिंग का क्या नाम होगा, इस ओपनिंग का नाम होगा इंटरनल नेयर, इसको बोलते हैं इंटरनल नेयर। तो एक्सटर्नल नेयर, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर, यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। सबको कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, ये कर्व वाला हिस्सा आता है आपका, ये आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। अब ये जो कर्व वाला हिस्सा है, इस कर्व वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा फेरिंग्स। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ये हमारे गले में इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आप समझे, ये कौन सा हिस्सा होता है, ये हो गया बेटा आपका लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर बेटा ये वाला पोर्शन आ गया आपका, इसको हम क्या कहते हैं, आपका ट्रैकिया। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या हो गया, ये आपके ब्रांच डिवाइड हो रही है बेटा, है ना, ये ऐसे करके डिवाइड हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो एनसीईआरटी में डिवीजन दे रखी है, सीधे सीधे नाम की दे रखी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, क्योंकि उस डिवीजन पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो चीजों को थोड़ा समझना है कि कौन सी डिवीजन क्या है, ठीक है बेटा। देखो एनसीईआरटी तो हल्की सी डिटेल में है। अब इसके बाद क्या है बेटा कि अब ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ट्रैकिया के बाद आता है आपका प्राइमरी ब्रोंकस। क्या आता है बेटा, प्राइमरी ब्रोंकस। अब प्राइमरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या बन जाएगा बच्चे, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका बच्चे, ये बन जाएगा आपका टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड हो जाएगा बेटा, और ये क्या बना देगा आपका ब्रोंकियोल्स। मैंने आपको बताया एनसीईआरटी से हल्की सी जो है वो कुछ चेंजेस दिखेंगे अभी आपको इसमें। ब्रोंकियोल फिर से डिवाइड होगा बेटा, और ये क्या बना देगा, ये है पॉइंट जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं बात, ये बना देगा एल्वियोलर डक्ट। अब हमें सुन के क्या लग रहा है कि एल्वियोलर डक्ट का मतलब ये एल्वियोली की डक्ट बनाएगा। एल्वियोली क्या था हमारा, इस तरीके से, है ना, तो हमें ये लग रहा है कि ये एल्वियोली की ये वाली डक्ट बनाएगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। एल्वियोलर डक्ट क्या होती है, एल्वियोलर डक्ट फिक्ट से डिवाइड होगी, और ये क्या बना देगा बेटा, एल्वियोलर डक्ट बना देता है एट्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो एट्रिया है, ये किस में कम्युनिकेट कर जाती है आपकी, ये किस में कम्युनिकेट कर जाएगी, आपके एल्वियोली में। तो ये जो एल्वियोली की डक्ट दिख रही है आपको, ये जो एल्वियोली ऐसे दिख रही है इसके पाइप को, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है बेटा एट्रिया। और जो एट्रिया को बनाएगी, ऐसी डक्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, एट्रिया वाली डक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। अब समझ में आ गया, एल्वियोलर डक्ट एल्वियोली की डक्ट नहीं है, एल्वियोली की डक्ट का नाम एट्रिया है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने एट्रिया कहां नाम सुना है बेटा, एक सुना है तुमने हार्ट में, और एक तुमने कहां सुना है बेटा, लंग्स के ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ये एट्रिया कहां पाया जाता है, नाम वो वाला एट्रिया, हार्ट में एट्रियम वेंट्रिकल याद आ रहा है, वो वाला हो गया। और ये आपका कहां पाया जा रहा है, आपके ये लंग्स के ट्रैक में, जो कि एल्वियोली की डक्ट है। अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा है क्या, मैंने आपको बताया, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं बात, पॉइंट टू पॉइंट। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगी, ये सारी जानकारी नहीं है, कहीं सोचो भाई सारी जानकारी यही है। ये आपकी नोज है बेटा, इस नोज को अगर मैं देखूं तो मुझे इस नोज के इनर सरफेस पर, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन दिखती है।
नोज के अंदर वाली सरफेस पर मुझे इस तरीके से एक मेम्ब्रेन दिखती है। समझ में आई बात? इस मेम्ब्रेन का क्या नाम हो गया बेटा? स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन। स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे होगी पर कोई बात नहीं। स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन, समझ में आई बात? ये जो स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन है, अगर हम इसके बारे में बात करें बेटा, ये क्या मेम्ब्रेन है? आप देखो यार, नोज में क्या पाया जा रहा है? नोज में क्या पाया जाता है? नोज के इनर सरफेस पे पाए जाते हैं बेटा हेयर्स, ताकि डस्ट पार्टिकल यहीं इकट्ठे हो जाएं। तो स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन है ये बेटा। और इस स्क्नेडेनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? हैव पहला नेजल हेयर। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? इसके अंदर पाए जाते हैं आपके बाल। और ये बाल जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये आपके डिफेंस में काम करते हैं, एज बैरियर। ऐसा आना चाहिए था स्पेलिंग में, पर कोई बात नहीं, ये एज बैरियर है ना भाई। हमें पता है ना भाई, बाहर से धूल आएगी, वो धूल सारी बालों में चिपक जाएगी, आपके अंदर ही रह जाएगी। तो ये रुकावट की तरह काम करता है और डस्ट को अंदर नहीं जाने देता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर और क्या पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है बेटा कि इसके अंदर बीच बीच में ना कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं बेटा, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं इसमें बीच बीच में। समझ लो ना? इन ग्लैंड का क्या नाम होता है बेटा? इन ग्लैंड का नाम होता है बोमेन्स ग्लैंड। और बोमेन्स ग्लैंड क्या होता है बेटा? बोमेन्स ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो क्या करती हैं? जो सिक्रीट करती हैं किसको? म्यूकस को। जो सिक्रीट करती हैं म्यूकस को। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है भाई? नोज का ये जो अंदर का पार्ट होता है वो चिपचिपा होता है, म्यूकस होता है, वो कहां से निकलता है आपका? बोमेन्स ग्लैंड में। बोमेन्स ग्लैंड से मिलता जुलता तुमने एक नाम सुना है, बोमेन्स कैप्सूल। सुना है नाम? बोमेन्स कैप्सूल। क्या होता है वो बोमेन्स कैप्सूल? वो जो हमने नेफ्रॉन में पढ़ा है, इस तरीके का होता है ना, इस तरीके से। ये नेफ्रॉन मान लो ऐसा। तो ये जो पार्ट होता है उसका, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाता है आपका बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है जो कप लाइक होता है। और बोमेन्स ग्लैंड जो होती है ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है और जो हमारे स्नेडेनर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। सबको समझ में आया? तो इन नेजल चैम्बर्स के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है बेटा। नेजल चैम्बर के बाद क्या पाया जाता है बेटा? आप देखिए, हमने बात करी ये नेजल चैम्बर्स हो गए, एक्सटर्नल इंटरनल ये सारा हो गया। इसके बाद क्या पाया जाएगा हमारा? ये फेरिंग्स। तो ये जो कर्व वाला पोर्शन है ये हमारा पाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? हम बात करते हैं फेरिंग्स की। अब अगर मैं जरा फेरिंग्स के बारे में आपको बताऊं बेटा, तो फेरिंग्स के बारे में समझते हैं। देखिए थोड़ा समझते हैं। फेरिंग्स में अगर हम देखें तो ये इस तरीके से बेटा ये कर्व सा हिस्सा होता है। इसका जो एक पार्ट होता है बेटा वो हमारे माउथ से कम्युनिकेट करता है बेटा। ये जो कर्व पोर्शन है यहाँ पे क्या है बेटा? ये है लैरिंग्स, है ना? ये हमारा क्या है बेटा? लैरिंग्स। इस लैरिंग्स से पहले जितना पार्ट था ये सब क्या होता है हमारा? फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स में देखो कितनी ओपनिंग है। आपको देखो एक ओपनिंग है यहाँ पे नजर आ रही है, आपको एक ओपनिंग है यहाँ पे नजर आ रही है, और आपको एक ओपनिंग है यहाँ पे नजर आ रही है। यह है आपकी तीसरी ओपनिंग। तो बेटे तीन प्रकार की ओपनिंग्स हो गई। तो हम अगर फेरिंग्स के बारे में बात करें कि फेरिंग्स कितने प्रकार की हो गई, तो बेटा ये एक हो गई जिसका नाम है ओरोफेरिंग्स, जिसका नाम है ओरोफेरिंग्स, है ना? दूसरी हमारी कौन सी हो गई? इसका नाम है बेटा ये वाले जो होती है ये इतना पार्ट, ये हो गया नेजोफेरिंग्स। ठीक है बेटा? और ये जो तीसरा पार्ट है नीचे साइड में ये क्या हो गया बेटा? लैरिंजोफेरिंग्स। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो ओरोफेरिंग्स होता है, ये ओरोफेरिंग्स क्या होता है? ये रिलेटेड विद माउथ। आप देख लो माउथ से रिलेटेड है। नेजोफेरिंग्स किससे रिलेटेड है? देख लो आप, ये नोज से रिलेटेड है। हाँ एक बात समझ लेना थोड़ा सा, ये जो नोज वाला पोर्शन है, ये नोज वाला पोर्शन थोड़ा सा आपके जाके ये नोज वाला जो पोर्शन है ये ईयर के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो इस ओपनिंग में नोज और ईयर दोनों कनेक्टेड होते हैं। और लैरिंजोफेरिंग्स में नाम से पता ही लग रहा है आपको ये किससे कनेक्टेड है बेटा? ये माउथ, ये नोज, ईयर, और ये नीचे किससे हो गया? लैरिंग्स। समझ में आई आपको? तो ये आपका ये लैरिंग्स। यहां तक कोई समस्या वाली बात किसी को? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हमारे फेरिंग्स के बारे में बात हो गई। ठीक है बेटा? मैंने आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको,
डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी सेपरेटली, फेरिंग्स की अलग, लैरिंग्स की अलग, वो सब आपको दिख जाएंगी। उसको आप डिटेल्ड जानकारी के लिए उसको आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं आगे लैरिंग्स के बारे में। मैं अभी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं बेटा, है ना। लैरिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। लैरिंग्स के बारे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्यों साउंड बॉक्स बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्यों कहते हैं बेटा साउंड बॉक्स? साउंड बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, सही ना। यानी ये साउंड यहां से प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया बेटा? यहां पे ये वॉइस पैदा होगी, बनेगी। इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है एडम्स एप्पल। समझ में आई बात? आपको याद करने के लिए ट्रिक से समझा रहा हूं हल्की सी। क्या है, क्यों कहते हैं, भाड़ में जाए, ये समझो कि आपको क्या बता रहा हूं वो दिमाग में रहेगी। एडम मतलब क्या हो गया बेटा? एडम मतलब हमारा आदमी, ऐसे मान लो, है ना भाई। बोलते नहीं है पहला आदमी, एडम और ईव। तो अगर मैं लैरिंग्स की आपका डायग्राम देखूं तो कम कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरह की शेप को लिए हुआ होता है। और इस शेप में अगर इस तरीके को ले लो तो ये बेटा शेप बन जाएगा। तो बस ऐसे समझ लो कि आप याद रखने के लिए कि इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आदमी में शेप जैसी शेप का स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। समझ में आ रही बात नहीं आई? तो ये आपका ये इंसान में एप्पल जैसी शेप का होता है, इसलिए हम इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? ठीक है। अब ये जो बेटा लैरिंग्स होता है, इसको अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा समझें, तो ये जो लैरिंग्स होता है बेटा, इस लैरिंग्स को अगर हम देखें तो इस लैरिंग्स के अंदर दो प्रकार के ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर। जैसे गिटार होता है ना, गिटार में गिटार थोड़ी ना बजता है, गिटार की वो स्ट्रिंग्स बजती हैं। तो ऐसे इसमें ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दो होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? वोकल कॉर्ड्स। और इस वोकल कॉर्ड के दो पार्ट होते हैं। एक ये ऊपर वाला पार्ट इतना दिख रहा है और एक ये इतना नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड्स। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? नीचे वाले को हम बोलते हैं बेटा फॉल्स वोकल कॉर्ड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। इसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। समझ में आई बात? तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स और आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स वो होते हैं बेटा जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा बेटा हिलेगा और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। एक्चुअल में साउंड प्रोडक्शन का काम वोकल कॉर्ड में आपका ये ट्रू वोकल कॉर्ड करेगा। और ये जो नीचे वाला होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, ये जो नीचे वाला होता है ये सिर्फ क्या करता है बेटा? प्रोवाइड अटैचमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। किसको? ऊपर वाले ट्रू वाले को। यानी ये नीचे चिपकने की जगह देगा और ऊपर ये वाले आपके मूव करेंगे। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो बीच में ये जो आपका स्पेस एरिया नजर आ रहा है, इसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा आपका? रीमा ग्लोटाइडेस। ठीक है ना, जो इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? ठीक। एक जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि जो लैरिंग्स हैं इसके अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर अगर हम कार्टिलेज को देखें, लैरिंग्स के अंदर अगर हम कार्टिलेज को देखें तो बेटा मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। तीन होती हैं बेटा अनपेयर्ड, तीन होती है अनपेयर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। तीन होती है अनपेयर्ड और तीन होती है बेटा आपकी पेयर्ड। तो तीन अनपेयर्ड है तो ये कितनी होती है? 3 1 जा 3। और ये पेयर्ड होती है तो ये कितनी होती है? 3 2 जा 6। यानी आपकी कार्टिलेजेस कितनी हो जाएंगी? 3 और 6 मिला के 9। तो लैरिंग्स पे कितने कार्टिलेज पाए जाते हैं बेटा? 9। दिमाग में बैठना। कौन कौन से बेटा? अनपेयर्ड के लिए ट्रिक याद करो, टेक। और पेयर्ड के लिए क्या ट्रिक याद करो बेटा? कैक। तो टेक और कैक। तो टी से क्या हो गया बेटा? टी से हमारा थायराइड। ई से क्या हो गया बेटा? हमारा एपिग्लॉटिस। सी से क्या हो गया बेटा? हमारा क्रिकॉइड। फिर सी से क्या हो गया बेटा? हमारा क्यूनिफॉर्म। ए से क्या हो गया? हमारा एरिटिनॉइड। और सी से क्या हो गया बेटा? हमारा कॉर्निकुलेट। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये आपके ट्रिक है
कि ये आपके पेयर कौन कौन से हैं आपके और अनपेयर्ड कौन कौन से। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल मिला के 6 कार्टिलेजेस होते हैं, मतलब 6 का मतलब 3 और 3 टाइप वाइज, संख्या वाइज 6 ये और 3 वो 9। क्लियर है बेटा। अब लैरिंग्स के बाद क्या आ जाता है बेटा, लैरिंग्स के बाद क्या आ जाता है बेटा, ये लैरिंग्स है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बेटा ये हमारा क्या, ट्रैकिया। क्या आ जाएगा बच्चे, ट्रैकिया। समझ में आई बात। अच्छा एक बात यार पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर आपके फेरिंग्स को लेके बात करी जाए कि फेरिंग्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आप ध्यान रखें बेटा ये कौन सा होता है आपका, सिंपल स्क्वेमस। कौन सा स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि पी में एस एस वाले हैं, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है ना। और अगर मैं लैरिंग्स की बात करूं बेटा, लैरिंग्स में कौन सा होता है, तो लैरिंग्स में सीसी वाले होते हैं, यानी कि कौन सा बेटा, सीसी वाला। सी का मतलब क्या हो गया आपका, जो आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कैसा होगा आपका, कॉलमनार। कैसा बेटा, कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। आप बुक में देखना बेटा, एक बुक के अंदर क्यूबॉइडल, बुक का नाम मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो क्यूबॉइडल और कोलमनार ये दो वर्ड रखे, क्यूबॉइडल सीलिएटेड कोलमनार या फिर सीलिएटेड क्यूबॉइडल आपका ये। आप मुझे देख के कमेंट में बताओ बेटा सही कौन सा है, कोलमनार होता है कि क्यूबॉइडल होता है, मैं आपको रिप्लाई बताऊंगा, या दोनों होता है विद एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो सकता है। मेरी टिश्यू वाली वीडियो जरूर देखना, उसे मैंने इस पॉइंट पर बहुत डिटेल में हाईलाइट किया हुआ है कि सही क्या है, क्या ये ठीक है या ये ठीक है या दोनों ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है बेटा। ये बस टिश्यूज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि इसके एपिथेलियम का नाम सी से होता है लैरिंग्स की, इसके एपिथेलियम का नाम एस से होता है, बस मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया जो है बेटा, सामने से जब हम ट्रैकिया को देखते हैं फिर ये हमारा बाइफरकेट करता है बेटा। जब हम ट्रैकिया को सामने से देखेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से ये सी शेप्ड रिंग पाई जाती है। ये सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जो कि एक हार्ड होती है। क्यों होती है, सी शेप की होती है, पीछे वाली सरफेस फ्लैट होती है, आगे वाली सरफेस ऐसे ये रिंग शेप की होती है। क्यों, क्योंकि जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे इस पर चिपकने ना लग जाए, क्योंकि अगर ये सरफेसेस हैं तो अंदर से म्यूकस होगा, ये चिपक जाएंगी तो भाई ये तो कोलैप्स कर जाएगा ना, तो कोलैप्स कर जाएगा। ये कोलैप्स ना करे, ये कोलैप्स नहीं करना चाहिए, इसलिए ये इसको हार्डनेस प्रोवाइड कराता है और ये आपका प्रोटेक्ट रहता है अगेंस्ट अडहेरेंस। अडहेरेंस का मतलब क्या होता है कि ये चिपकेंगे नहीं आपस में। सबको कहानी समझ में आ गई, चीजें क्लियर है आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा, आंसर कर में बताएंगे बहुत जल्दी से, कि ये जो आपका ट्रैकिया है ये अब दो पार्ट में डिवाइड कर गया, इसको बोलते हैं बाइफर्केशन। ये जो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया है ये किस लेवल पर होता है, ठीक है ना, किस लेवल पर होता है। नहीं अगर किसी को हिंट पता, जैसे मान लो ये हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है तो इसमें थोरैक्स होता है, तो थोरैक्स के अगर मान लो तीसरी थोरैसिक वर्टिब्रा पर होता है तो उसको बोलेंगे T3। अगर वो 5वें पर होता है तो उसको बोलते होंगे T5। अगर वो 10वें पे होता है तो उसको बोलेंगे T10। आप इतना बता दो कि वो कौन सी थोरैसिक वर्टिब्रा जो पीछे है उसके सामने ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये आप मुझे बताएंगे। ट्रैकिया समझ में आ गया मेरे बच्चे। उसके बाद हम बात करें तो बेटा क्या है आपका ट्रैकिया के बाद, अगर हम समझे तो ट्रैकिया के बाद आप देखो बेटा ये पूरा ट्रैक है, इस ट्रैक में हमें साफ साफ दिख रहा है ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, ये हमारी एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया और आपके लास्ट में आती है एल्वियोली। समझ में आई बेटा, लास्ट में क्या आ रही है बेटा हमारी एल्वियोली। तो क्या समझे आप ये समझे बेटा कि जो हमारी ये एल्वियोली है ये सबसे लास्ट पार्ट है। समझ में आई बात। देखो एक चीज होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, और एक होता है आपका एक्सचेंज पार्ट। देखो कंडक्टिंग पार्ट का मतलब जहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है,
और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पूरे के पूरे ट्रैक में, यानी कि वो आपका पूरा ये ट्रैक या प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ये ब्रोंक्यूल, ये सब आपका कंडक्टिंग पार्ट के अंतर्गत आएगा। अगर हम कहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या होती है बेटा, ये एल्वियोली। एल्वियोली से क्या होता है, इस तरीके से आपकी ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ऑक्सीजन बाहर से आएगा और वो ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर चला जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा और इस तरीके से अंदर ये चीज के चला जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद जो आपके क्या था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और यहां से लेके बाहर चला जाएगा। समझ में आई बात? तो बेटा ये हमारा पूरा का पूरा शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में था। ठीक है बेटा, किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में मेरे से पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा बेटा। ठीक है, अपने ध्यान रखना, ट्रैक को समझ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तब तक के लिए बेटा सायोनारा, ध्यान रखिएगा।